तो आज तारीख है 17 सितंबर और आज हम 16 और 17 दोनों तारीखों का करंट कवर करेंगे। तो पहली न्यूज़ है कि कैबिनेट के अप्रूवल को देके कि जो एजीआर है, एजीआर जो टैक्सेस लगे हुए थे अलग अलग कंपनियों पे, जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, उनमें कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। एजीआर की थोड़ी डेट बढ़ा दी है जिससे और लोगों को थोड़ा टाइम मिल सके कि मोनोपोली जैसे जियो की बनती जा रही है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, वो सब ना बने। कि एजीआर की जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा चेंज कर दिया है और उसमें अलग अलग चीजों में अंतर कर दिया है। अभी ये एजीआर क्या है, पहले तो ऑग्यूमेंटेड ग्रॉस रेवेन्यू, मतलब कि टोटल कंपनियों ने जितना कमाया है, या जब स्पेक्ट्रम बेचे जाते हैं कंपनियों को बेंगलोर में हर साल के आखिरी क्वार्टर में स्पेक्ट्रम बेचे जाते हैं। स्पेक्ट्रम यानी कि अलग अलग रेडियो वेव्स जिन पे कंपनियां अपनी अपनी कॉल्स, इंटरनेट ये सब चलाती हैं, तो उन के जो टैक्सेस रुके हुए थे अलग अलग कंपनियों के, या उनका जो पैसा देना था सरकार को कंपनियों का, वो रुका हुआ था। तो हम एजीआर देखते हैं, जो सबसे ज्यादा एजीआर में अगर कोई कंपनी दबी हुई थी तो वो है नंबर 1 पे एयरटेल और दूसरे पे वोडाफोन आइडिया। तो इस वजह से इन कंपनियों को एजीआर की इंटरेस्ट भरने के चक्कर में अपने कई जगह काम बंद करने पड़ रहे थे और जियो की मोनोपोली बनती चली जा रही थी मार्केट में। उसको सही करने के लिए और कंपटीशन मार्केट में बनाए रखने के लिए एजीआर में थोड़े चेंजेस लाए गए हैं। कि जैसे 100% जो एफडीआई है उसको ऑटोमेटिक रूप से टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में छूट दे दी गई है। कि अगर कोई बाहर की कोई विदेशी कोई कंपनी चाहे तो वो 100% एफडीआई कर सकेगी हमारे देश में किसी भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में। दूसरा, जो 5G स्पेक्ट्रम है उसके जो ऑक्शन होने वाले हैं वो इस साल के आखिरी क्वार्टर में होंगे। और जो केवाईसी है, ज्यादातर लोग जब पोर्ट करवाते हैं एक से दूसरे टेलीकम्युनिकेशन पार्टनर को चुनते हैं, तो अपनी जब सिम पोर्ट करवाते हैं तो उसमें पहले केवाईसी करवानी पड़ती थी। अब पोर्ट करवाते टाइम केवाईसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर से थोड़ी छूट दे दी है कि हाँ, अभी जो डेट खत्म होने वाली थी उसको 4 साल और दे दिए हैं कि 4 साल में जो बचा हुआ टैक्स है वो चुका दो। तो वोडाफोन आइडिया हुआ या एयरटेल हुआ, उनको अभी थोड़ा और टाइम मिल जाएगा अपने एजीआर को चुकाने के लिए, वरना उनको अपने ऑपरेशन कई जगह बंद करने पड़ते, हो सकता कुछ चीजें बेचनी पड़ती। तो उन सब में राहत मिल गई है। अगली न्यूज की बात करते हैं, वह ये सुप्रीम कोर्ट को लेकर कि जो हम देखते हैं ना, अलग अलग ट्रिब्यूनल्स होते हैं, छोटे छोटे ट्रिब्यूनल्स हैं अलग अलग चीजों से रिलेटेड। ट्रिब्यूनल्स ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं? छोटी कोर्टें मान लो, जो कोई स्पेसिफिक टॉपिक या कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट या स्पेसिफिक सेक्शन को लेकर बनाए जाते हैं कि उनके केसेस को जल्दी सॉल्व किया जा सके, उनके लिए ट्रिब्यूनल्स बनते हैं और कोर्ट ही बनाती है उनको। उन ट्रिब्यूनल्स में काफी दिनों से केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्तियां ही नहीं की जा रही। तो अभी हुआ क्या है ना, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये फटकार लगाई है कि 2 हफ्ते में, अगले में, जो ट्रिब्यूनल्स की नियुक्तियों के लिए, जजेस की नियुक्ति के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, वो की जाए। नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट को सरकार के खिलाफ प्रोसीडिंग करनी पड़ेगी, ये हमारे सीजीआई रमन्ना जी ने कहा है। अब होता क्या ना, देखो ट्रिब्यूनल्स होता क्या है, ट्रिब्यूनल्स हम लोगों ने समझ ही लिया क्या होता है। जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हम देखते हैं, उसके बाद से ट्रिब्यूनल्स बनना शुरू हुए थे। अब ट्रिब्यूनल्स बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हम देखते हैं जो आर्टिकल 333 जो है उसके ए के तहत बनते हैं, कि जो आर्टिकल नंबर 323A है उसके तहत बनते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, जो सेंटर ही बनाती है और जो ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव की, इस संस्था ने गलत काम कर दिया, इस इंस्टीट्यूशन ने कोई गलत काम कर लिया तो उनके खिलाफ अपील करनी है, तो ऐसे ट्रिब्यूनल्स। दूसरे ट्रिब्यूनल्स होते हैं जो अदर ट्रिब्यूनल्स और छोटे 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 छोटी चीजें सेक्शन में बनते हैं, वो बनते हैं आर्टिकल नंबर 323B के तहत। इनको सेंटर नहीं बनाती बाय द वे, जो अदर होते हैं वो कोई भी बना सकता है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट बना दे, हो सकता है राज्य सरकार बनाते हैं, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो सारी की सारी केंद्र सरकार ही बनाती है। और हाँ, बाय द वे, जैसे एयरपोर्ट अपील ट्रिब्यूनल की बात हो गई, ट्रेडमार्क ट्रिब्यूनल की बात हो गई, एडवांस रूलिंग स्टेब्लिश अंडर इनएक्यूरेसी ट्रिब्यूनल्स की बात हो गई, या जो फिल्म सर्टिफिकेशन अपील अथॉरिटी ट्रिब्यूनल्स की बात हो गई, इन ट्रिब्यूनल्स को ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल 2021 के द्वारा बंद कर दिया गया है इंडिया में। ये 4 ऐसे ट्रिब्यूनल्स हैं जो इंडिया में बंद करे जा चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, तो आइए एनसीआरबी की एक रिपोर्ट। उसने कहा है कि अगर हम कंपेयर करते हैं 2019 से 2020 को, तो तकरीबन 28% ओवरऑल क्राइम्स की बात की जाए तो 28% क्राइम्स बढ़ गए हैं। हाँ, हम बात करें कि वुमेन्स के खिलाफ होने वाले क्राइम तो वो कंपेरेटिवली थोड़े कम हो गए हैं, रेप वगैरह जो ओवरऑल थे वो थोड़े कम हो गए, लेकिन ओवरऑल क्राइम बढ़ गए हैं 28%। और
ज्यादातर हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा क्राइम किसके तहत हुए, तो वो सेक्शन 188 जो आईपीसी की है उसकी तहत सबसे ज्यादा क्राइम हुए हैं। और रेप की बात करें तो रेप में अगर बात करें तो टॉप राजस्थान रहा है, सेकंड नंबर पे यूपी और थर्ड नंबर पे एमपी। और वहीं अगर हम लोग मेट्रो सिटीज की बात करें तो उनमें दिल्ली हर प्रकार के क्राइम में टॉप पे रहा है। एक अगले न्यूज की बात करते हैं जो आई है एससीओ एक्सरसाइज को लेकर, जो कि रशिया में होने वाली है। इंडिया की 200 लोगों की आर्मी टीम गई है रशिया में, जो एससीओ एक्सरसाइज में भाग लेगी। बाय द वे, इस एक्सरसाइज का दूसरा एक नाम भी है जिसको कहते हैं एक्सरसाइज पीस फॉर मिशन। ओवरऑल इसमें ऐसे हैं कि 8 देश हैं जो भाग ले रहे हैं, और ऑब्जर्वर देश भी है 40 ऐसे अलग अलग देश हैं जो ऑब्जर्व करेंगे। 4 ऑब्जर्वर देश हैं, सॉरी, और 8 देश हैं जो भाग ले रहे हैं। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं तो आइए संसद टीवी को लेके। हम देखते हैं ना कि लोकसभा और राज्यसभा 2 अलग अलग चैनल्स बने हुए हैं जिनमें हम संसद की प्रक्रिया ये सब देखते हैं। एक नया चैनल लॉन्च किया गया है संसद टीवी नाम से, और उसके अभी 15 सितंबर को लॉन्च कर दिया गया हमारे पीएम के द्वारा। अब हम देखते हैं कि जो सोमनाथ चैटर्जी है, जो फॉर्मर स्पीकर भी रहे थे हमारे लोकसभा के, उन्होंने कहा था कि ऐसा चैनल होना चाहिए जो ओवरऑल संसद की प्रोसीडिंग कहाँ तक चल रही है, किस बिल में क्या हो रहा है, कौन से संसद में, संसद के कौन से भाग में कहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब दिखाए। तो इसके लिए ये संसद टीवी चैनल लॉन्च हुआ है। और बाय द वे रवि कपूर है जो इसके पहले सीईओ बना दिए गए। एक छोटी सी न्यूज है कि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी जो कि 2007 से शुरू किया गया था, वो 15 सितंबर को ही मनाया जाता है। और डेमोक्रेसी में बात करें तो नॉर्वे है जो टॉप डेमोक्रेटिक देश में माना जाता है। एक नेक्स्ट न्यूज आई है टाटा को लेके कि एयर इंडिया को खरीदने के लिए टाटा ने टॉप बिड लगाई है, और मे भी जहां तक है टाटा सन्स जो है वही एयर इंडिया को खरीद लेगा। वहीं हम देखते हैं विस्तारा एयरलाइंस की बात कर लें या एयर एशिया की बात कर लें, वो भी टाटा की ही है। एक नेक्स्ट न्यूज आई है यूके और ऑस्ट्रेलिया को लेके कि हम देखते हैं ना यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने मिलकर क्वाड बना के रखा है। इससे इंडिया को अलग करके एक ट्राइलेटरल पार्टनरशिप बना ली है यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया ने। उसका नाम रखा है AUKUS। और ये ग्रुप बनाया इसलिए गया है कि आपस में सबमरीन्स उनको लेनी देनी थी, आर्टिलरीज बांटनी है, जो महासागर है, जो हिंद वो पैसिफिक ओशियन है, उसमें पीस स्टेब्लिश करनी है। इन सब की बातें की जा रही है कि इनके लिए किया है। अब देखते हैं आने वाले समय में ये क्या करती है। लेकिन अभी बात की जाए तो क्वाड में केवल इंडिया बाहर है जो इसमें नहीं है, बाकी के सारे देश इस AUKUS ट्राइलेटरल पार्टनरशिप में है। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, वो आई है मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड पीपल 2021 को लेके। हम बात करते हैं कि टाइम्स की लिस्ट आई है, तो टाइम ने बताया है अपनी मैगजीन में कि हाँ ये टॉप 100 लोग हैं जो मोस्ट इन्फ्लुएंसर है 2021 में। इसमें हमारे मोदी जी भी हैं, अदर पूनावाला भी हैं जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है उसके हेड है इंडिया में, और ममता बनर्जी भी उसमें है, और जो बरादर है मुल्ला बरादर जो वाइस प्रेसिडेंट है अफगानिस्तान के, वो भी इसमें है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कौन अच्छा लोग है कौन बुरे लोग है, ये कुछ नहीं, बस कौन ज्यादा इन्फ्लुएंस रखता है लोगों में, अपना इन्फ्लुएंस लोगों के बीच में किसका सबसे ज्यादा है, उस आधार पे ये रैंकिंग आती है। एक नेक्स्ट न्यूज आई है उत्तराखंड को लेकर कि उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में गुरमीत सिंह है जिनको नियुक्त कर दिया गया उत्तराखंड में। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है कि जो बैटल ऑफ सारागढ़ी थी, ये हम लोग उस दिन कवर करना भूल गए थे, तो इसलिए मैंने आज कवर कर दिया कि 12 सितंबर को बैटल ऑफ सारागढ़ी डे मनाया जाता है। बाद में बैटल ऑफ सारागढ़ी की बात करें तो तकरीबन 10,000 अफगानियों से, अफरीदियों से हमारे 36 जो सिख सोल्जर्स थे वो लड़े थे। जो फोर्ट गुलिस्तान और फोर्ट लॉकहार्ट है उनके बीच में था फोर्ट सारागढ़, तो उसको बचाने के लिए ये 36 सिख सोल्जर लड़े थे ब्रिटिश आर्मी की तरफ से। और बेसिकली कम्युनिकेशन टावर के रूप में काम करता था फोर्ट गुलिस्तान और फोर्ट लॉकहार्ट के बीच में। और अगर ये चला जाता अफगानिस्तानियों के हाथ में तो ब्रिटिशर्स की एक बहुत बड़ा बैकलैश झेलना पड़ता, जो कि हमारे 36 सिखों ने वहां पे जान दिया था और इसको बना के रखा था। तब तक पीछे से ब्रिटिश आर्मी फोर्सेस पहुंच गई थी तो कैप्चर नहीं कर पाए थे अफगानिस्तान के लोगों को। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो 15 सितंबर को ही इंजीनियर्स डे भी मनाया जाता है। तो इंजीनियर्स डे हम जानते हैं विश्वेश्वरैया के बर्थडे पे मनाया जाता है। और विश्वेश्वरैया की बात करें तो उन्होंने कृष्ण राजा डैम बनवाया था, चाहे फ्लड प्रोटेक्शन सिस्टम की बात कर लें जो हैदराबाद में बना हुआ है, ऑटोमेटिक वाटर जो बैरियर्स होते हैं जो फ्लड गेट्स के अंदर है जिनको उनको पुणे में बनवाया। पहले फ्लड गेट्स जो ऑटोमेटिक बैरियर्स हैं उनको
विश्वेश्वरैया ने ही बनवाया था। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पूरे इंडिया में अलग अलग जगह उन्होंने ही पहली बार शुरू करवाए थे। और सर एमवी नाम से ज्यादातर उनको मतलब सर एमवी नाम से वो ज्यादातर लोग उनको जानते थे, फेमस थे वो। और 19th दीवान थे वो मैसूर, जो मैसूर जो राज्यसभा लगती थी जब राजा बैठते थे मैसूर के, तो मैसूर के 19वें दीवान भी विश्वेश्वरैया को बनाया गया था, जो 1912 से 1929 तक मैसूर के दीवान के रूप में काम किए। 1955 में इनको भारत रत्न भी दिया गया है। और नाइट कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का उपाधि भी दी गई है इनको किंग जॉर्ज फिफ्थ द्वारा। तो विश्वेश्वरैया काफी फेमस व्यक्ति थे जिन्होंने इंडिया के लिए काफी काम किया है। और इसी वजह से उन्होंने इंजीनियरिंग में जितनी बढ़ाव किया है इंडिया का, जैसे उन्होंने इंजीनियरिंग में काम किया है, इंडिया को इतना आगे बढ़ाया अलग अलग फील्ड्स में, उसी वजह से उनके बर्थडे पे हम लोग इंजीनियर्स डे बनाते हैं 15 सितंबर। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। तो आइए वो दिल्ली को लेके कि दिल्ली में जो वहाँ के सीएम है अरविंद केजरीवाल, उनके द्वारा अभी से क्रैकर्स बैन कर दिए गए हैं। कि पिछली बार क्या हुआ था ना, उन्होंने क्रैकर्स बैन किए दिवाली से कुछ दिन पहले। तो बहुत से डीलर्स का कहना यह था कि हम लोग तो बल्क वहां से ऑर्डर्स उठा लाए हैं, अब इनका हम क्या करेंगे। तो मजबूरी में वो कहते हैं हम तो ब्लैक करेंगे, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है ये वो। इस बार दिल्ली गवर्नमेंट ने पहले से ही बैन कर दिया है, जिससे ये सारी प्रॉब्लम्स बाद में ना आए। एक नेक्स्ट न्यूज आई है आईसीआरआई सेट को लेके कि इक्री सेट है। देखो, जो अफ्रीका फूड प्राइज 2011 है वो आईसीआरआई सेट करके एक संस्था है उसको मिला है। और इनको किस लिए मिला है, क्योंकि इन लोगों ने अफ्रीका में बहुत सारे फार्मर्स हैं जिनको आगे बढ़ाया है। अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जिनकी इनकम बढ़ाने में मदद की है, बहुत सारे फार्मर्स को टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व करने में मदद की है। इसी वजह से जो आईसीआरआई सेट करके एक संस्थान है उसको अफ्रीका फूड प्राइज 2021 दिया गया है। एक आज के द हिंदू के फ्रंट पेज पे न्यूज है बेड बैंक को लेकर कि गवर्नमेंट एक बेड बैंक बनाने जा रही है, बेड बैंक सेटअप कर रही है, जो इंडिया में जो एनपीए है उनको रिजॉल्व करने में मदद करेगी। पहले जानते हैं एनपीए क्या होता है। किसी भी बैंक से हम अगर लोन लेते हैं और उस लोन की कोई किस्त नहीं भरते, बैंक में कोई सूचना नहीं देते, मतलब किसी भी तरीके से कुछ हम पहुंच ही नहीं रहे हैं बैंक में, तो 90 दिन बाद उस लोन को एनपीए घोषित कर दिया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और मान लिया जाता है कि हाँ भाई ये लोन अब वापस नहीं आने वाला, बहुत कम चांसेस है इसके वापस आने। तो होता क्या है, कई बार उस लोन को वापस लेने के लिए संपत्तियां कुर्क की जाती हैं लोगों की, कि उन लोगों ने जो गारंटीज लगाई होंगी, जो संपत्तियों गारंटी लगाई होंगी, वो संपत्तियां बैंक हड़प लेती है। बट प्रॉब्लम आती है बैंक के सामने कि बैंक बाद में उन संपत्तियों को बेच नहीं पाती। कि वो संपत्तियां बैंक के पास आ गई हैं, बैंक के पास वो सब एसेट्स डले हैं, बैंक को कोई खरीदार नहीं मिल रहा, कहीं बैंक नीलामी नहीं कर पा रही, नीलामी हो रही है 50-50 साल में पता पड़ा, तो बैंक अपने जो प्रॉफिट्स हैं उस समय उनको चाहिए पैसा बैंक को, तो वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा। अब होता क्या ना, सरकार ने एक नई संस्था बना दी है जिसका नाम रखा है NARCL, नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ये क्या करेगी, बैंकों से उनके एसेट्स, जो ऐसे एनपीए के लोन के बदले में जो बैंकों को एसेट्स मिले हैं, उन एसेट्स को बैंक से लेगी और बैंकों को 15% रुपए तुरंत के तुरंत दे देगी। और 85% रुपए जो बचेगा उस एसेट का वो तब देगी जब उस एसेट को बेच लेगी। तो बैंकों के पास में तुरंत के तुरंत 15% रुपए पहुंच जाया करेंगे और 1-2 साल में जब जैसे ही वो NARCL उसको बेच देगी तो 100% रुपए पहुंच जाएंगे। अब हो गया क्या ना, ये 15% रुपए स्टार्टिंग में तो NARCL को अपनी जेब से देने पड़ेंगे। तो इसके लिए सरकार ने एक 30,000 करोड़ का फंड बनाया है जिसको NARCL अपने काम में लेगी। अब इसमें एक चीज और है, फंड एसेट्स को लेना और उसके 15% पैसे देना, ये काम तो NARCL करेगी, बट उस एसेट की आगे नीलामी करना है, उसको बेचना, वो काम करेगी IDRCL। IDRCL का फुल फॉर्म है इंडियन डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। बेचने का काम IDRCL करेगी, NARCL केवल एसेट को लेकर 15% पैसा देने का काम करेगी और IDRCL NARCL के नीचे काम करेगी, एक हिसाब से कहा जाए। अब ओवरऑल में यह कि इसी की कहा ही जा रहा है कि तकरीबन 2 लाख करोड़ के ऐसे एसेट्स हैं जो अलग अलग बैंकों पे डले हुए हैं और बैंक के घाटे में जाती जा रही है। तो इन एसेट्स को जल्दी से जल्दी बेचा जाए और बैंकों को उनका फायदा मिलना चाहिए। अब अगर हम बात करना कि यूएस, तो हाँ, यूएस में भी ऐसी संस्थाएं हैं, जैसे ITC है, यूएस की एक संस्था है ITC।
तो वो भी यही काम करती है कि बैंकों के जो एनपीए के बदले में मिली हुई एसेट है उनको बेचवाने में काम, मतलब बीचवानी का काम करती है, बिचवाने के लिए उनकी मदद करती है बैंकों की। तो आईटीसी जैसी यूएस में है, ऐसे ही एनएआरसीएल हम लोगों ने भारत में बना दी है, और इसी को कहा जा रहा है बैड बैंक। इसका नाम बैड बैंक है, लेकिन वो जो बैंकों के लिए बैड चीजें हैं उनको सुधारने का काम कर रही है। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, वो आई है नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल को लेके, एनसीएलएटी को लेके। कि नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल के जो अभी चेयरमैन है चीमा, एआईएस चीमा नाम उनका, उनको अभी हटा दिया गया था कुछ दिनों पहले ही, मतलब उनका कार्यकाल खत्म नहीं हो पाया, सरकार के द्वारा उनको हटा दिया गया था। वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी सरकार से कह दिया है कि इनको वापस रखना पड़ेगा आपको, आप ऐसे नहीं हटा सकते, सिंपल सी बात है। और अपन लोग एनसीएलएआई की बात कर लें थोड़ा सा, तो एनसीएलएटी जो है वो सेक्शन 410 के अंतर्गत बना है, जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके सेक्शन 410 के द्वारा बना हुआ है। जो हम देखते हैं ना आईपीसी के सेक्शन 202 या 211 के अंतर्गत जो मामले आते हैं, जैसे इंसॉल्वेंसी के मामले हुए या जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड मामले हुए, उन सबको देखने का काम करता है नेशनल कंपनी लॉ अप्रूवल ट्रिब्यूनल। तो दैट्स ऑल, ये एक न्यूज थी। एक अगली न्यूज की बात करते हैं, तो वो आइए चाइना को लेकर। देखो हुआ क्या ना, 1998 में इंडिया ने न्यूक्लियर मिसाइल और न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इन सबका परीक्षण कर लिया था। तो तब से तब उस टाइम पे हम लोगों ने कहा यूएन क्लॉज वगैरह, जो यूएनएससीआर है, यूएनएससीआर की क्लॉज 1172 के अंतर्गत ये है कि कोई भी ऐसी ज्यादा मारक क्षमता वाली मिसाइल नहीं बनाएगा, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल बनाएगा। बाय द वे इंडिया ने उसको साइन करके रखा नहीं है, बट अभी यूएन में चाइना ने ये कहा है कि इंडिया इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहा है, क्योंकि हम लोगों ने अभी अग्नि 5 जो है उसका परीक्षण कर लिया है, जो कि तकरीबन 500 किलोमीटर की रेंज का है, और उसकी रेंज 500 किलोमीटर है। तो इसका मतलब ये है कि चाइना के किसी भी भाग में वो मतलब पहुंच सकती है, जितने भी बड़े उसके जो शहर है। तो इस वजह से यूएनएससी में चाइना ने कहा है कि इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल्स किसी को भी नहीं बनानी चाहिए, और इंडिया ऐसा कर रहा है, इंडिया को इस चीज के लिए रोका जाना चाहिए, ये वो। और देखो बाय द वे चाइना ने 15-15 हजार किलोमीटर की मिसाइल्स बना के रखी है, लेकिन वो इंडिया को रोकना चाहता है। अब हम लोग थोड़ा अग्नि 5 के बारे में बात करें, तो अग्नि 5 जो मिसाइल है वो इंडिया की बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि 5000 किलोमीटर 500 किलोमीटर तक को, वो सॉरी, अग्नि 5 इंडिया की बैलिस्टिक मिसाइल है जो 5000 किलोमीटर तक को कवर करती है। और वही हम करते हैं कि ये किस प्रोग्राम के तहत बनी है, तो आईजीएमडीपी, इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसी के द्वारा बनी है। अब ये आईजीएमडीपी प्रोग्राम क्या है? आईजीएमडीपी प्रोग्राम अब्दुल कलाम के द्वारा शुरू किया गया था 1983 में, और इसके तहत हम लोगों ने 5 अलग अलग प्रकार की मिसाइलें बनाई है। एक तो बनाई है पृथ्वी, जो सरफेस टू सरफेस अटैक मिसाइल है। दूसरी है अग्नि, अग्नि जो बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी अलग अलग रेंज में आती है। एक बनाई है त्रिशूल, जो सरफेस टू एयर मिसाइल है। एक बनाई है नाग, जो कि एंटी टैंक मिसाइल है। और एक बनाई है आकाश, आकाश है मीडियम रेंज जो सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो ये 5 अलग अलग प्रकार की मिसाइलों का डेवलपमेंट किया जा रहा है आईजीएमडीपी योजना के तहत, और इसी के तहत हम लोगों ने अग्नि 5 बनाई है, जिस वजह से चाइना ने यूएनएससी में हमारी शिकायत की है। अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, जो आई है डिफेंस मिनिस्ट्री को लेकर। डिफेंस मिनिस्ट्री एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएगा, और किस लिए बना रहा है? जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स है, एनसीसी हम लोग देखते हैं, एनसीसी जिन लोगों को एनसीसी जिसको हम लोग सेकेंडरी आर्मी भी कहते हैं इंडिया की। और एनसीसी की थोड़ी बात करें तो 15 लाख उसके तकरीबन मेंबर्स हैं इस समय। अलग अलग स्कूल के बच्चों को आर्मी जैसी ट्रेनिंग दी जाती है उसमें पहले से, जिससे बाद में जाके वो देश की सेवा कर सकें। और 1948 में एनसीसी को शुरू किया गया था, आजादी के 1 साल बाद ही। तो अभी एनसीसी में जो नए चेंजेस लाने हैं, रिफॉर्म्स लाने हैं, उनको लेके एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है, जिसमें आनंद महिंद्रा से लेके महेंद्र सिंह धोनी जैसे लोग भी हैं उस कमेटी में। अब इसमें कौन कैसे टाइप के रिफॉर्म्स और लाने की कोशिश की जा रही है? कि जो बॉर्डर एरियाज है, क्योंकि हम देखते हैं 173 ऐसे बॉर्डर एरिया है जिसमें लॉजिस्टिक की जरूरत पड़ती रहती है, अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ती रहती है सेना को। तो अगर वहां पे एनसीसी स्थापित कर दी जाए तो सेना की बहुत मदद कर सकते हैं ये लोग, एनसीसी वाले। वही हम बात करते हैं कि कोस्टल एरियाज है, कोस्टल एरियाज में अगर एनसीसी को हम लोग डेवलप करते हैं, तो वहाँ जो डिजास्टर एक्टिविटीज होती हैं, तो डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम करेगी एनसीसी। या हम लोग पहाड़ी इलाकों में एनसीसी को डेवलप करते हैं, तो वहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट में एनसीसी बहुत काम आ सकती है इंडिया के। तो इन सब वजहों से ये सारे चेंजेस लाने के लिए एनसीसी को डेवलप किया जा रहा है।
बाय द वे, अभी जो चेंजेस किए जा रहे हैं, ये सेखेकर कमेटी है, उसने भी इसकी कहा था कि ऐसे चेंजेस होने चाहिए। तो उस सेखेकर कमेटी की ही जो संतुतियां हैं उनको मानते हुए ये चेंजेस लाए जा रहे हैं। बाय द वे, अगर हम स्टार्टिंग में बात करते हैं ना कि एनसीसी जो बनी थी वो किस कमेटी की संतुति बनी थी, किस कमेटी के कहने पे बनी थी, तो एक कमेटी थी जिसका नाम है एच.एन. कुंजरू कमेटी, जो कि 1946 में बनी थी, आजादी थी 1 साल पहले। तो एच.एन. कुंजरू कमेटी के कहने पर 1948 में एनसीसी का गठन हुआ था। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं जो है चाइना से लेके, कि चाइना के तकरीबन 71% ऐसे लोग हैं, 1 बिलियन प्लस लोग, चाइना ने बताया है कि 71% लोगों को हम लोगों ने दोनों वैक्सीन के डोजेस लगा दिए। तो अच्छा है, चाइना इस समय सबसे अच्छा काम कर रहा है, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को देखते हुए उसने बहुत अच्छा काम किया है। एक नेक्स्ट न्यूज आई है रशिया को लेके, कि रशिया ने जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, जिसमें हम देखते हैं किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इन कंट्रीज को सिक्योरिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है रशिया लगातार। रशिया क्या कर रहा है ना, रशिया नहीं चाहता कि अफगानिस्तान से जो आतंकवादी संगठन है या तालिबान है, ये अनसर्टेनिटी रशिया तक पहुंच पाए, तो वो जो सेंट्रल एशिया उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से तजाकिस्तान में रशिया ने न्यूक्लियर ड्रिल शुरू की है, वहीं अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास में, कि दिखाने के लिए कि हाँ तुम लोग रशिया से मत जूझ जाना, हम लोग क्या कर सकते हैं देखो। तो तजाकिस्तान में इस समय न्यूक्लियर ड्रिल करवाई जा रही है रशिया के द्वारा। जैसा एक नेक्स्ट न्यूज आई है वर्ल्ड बैंक को लेकर, कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग आती थी, जिसमें पिछले साल रैंकिंग आई थी, इंडिया 63rd नंबर पे था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को वर्ल्ड बैंक के द्वारा कर दिया गया है बंद। अब बंद इसलिए किया गया है कि 2018 से 2020 के बीच में इसमें बहुत ज्यादा इरेगुलरिटी देखी जा रही थी, कि डाटा सही नहीं आ रहा था, इंडिया चाइना जैसे देश सही डाटा भेज नहीं रहे थे। तो वर्ल्ड बैंक ने इस रैंकिंग को टोटली शट डाउन कर दिया। अब ये रैंकिंग आगे से नहीं आएगी। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं जो आई है T20 को लेकर, कि T20 में हम देखते हैं T20 वर्ल्ड कप होने वाला है अभी, और हमारे कैप्टन इस समय विराट कोहली है। तो विराट कोहली ने कह दिया है कि ये मेरा आखिरी वर्ल्ड कप है, इसके बाद मैं T20 का कैप्टन नहीं रहूंगा। तो सीधी सी बात है कि रोहित शर्मा है जो हमारे कैप्टन बनेंगे अगले T20। एक छोटी सी न्यूज और आई है स्पोर्ट्स से ही, कि पंकज अडवाणी जो कि हमारे इंडियन स्नूकर प्लेयर हैं, और अर्जुन अवार्ड भी मिला हुआ है पंकज अडवाणी को, बाय द वे, तो उनको एशियन स्नूकर का टाइटल मिल गया है इस समय। तो बस एशियन स्नूकर का टाइटल किसको मिला है अभी, तो वो पंकज अडवाणी को मिला है। एक नेक्स्ट न्यूज आई है रशिया को लेके, कि रशिया ने जो फीडे ऑनलाइन चेस ओलंपियाड था जो अभी चल रहा था, तो रशिया ने उसको जीत लिया है। रनर अप के रूप में वहां पे यूएस रहा है, और 3rd नंबर पे इंडिया आया जिसको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो गोल्ड मेडल मिला है फीडे ऑनलाइन चेस ओलंपियाड में रशिया को, और सिल्वर मिला हुआ है यूएस को, और ब्रॉन्ज है इंडिया को। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लेकर। हुआ क्या ना, जैसलमेर में जो एक्सटिंक्टेड शार्क है, जो मतलब डायनासोर के टाइम की शार्क है, तकरीबन 160 मिलियन ईयर्स पुरानी, ऐसी शार्क के टूथ मिले हैं। तो वो जैसलमेर में पाए गए हैं। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा है कि पहली बार इस शार्क के अभी तक टूथ कहीं भी इंडिया में नहीं पाए गए, तो पहली बार ये मिले हुए हैं 160 मिलियन ईयर्स पुराने। तो जयपुर के जो संग्रहालय है उसमें रख दिया गया है। तो दैट्स ऑल, बस एक छोटी न्यूज थी। एक नेक्स्ट न्यूज है डॉल्फिन को लेकर। देखो, एक आइलैंड है फायरियो आइलैंड। तो फायरियो आइलैंड है जो डेनमार्क में आता है, बाय द वे, फायरियो आइलैंड जो आइसलैंड के नीचे है थोड़ा। तो उसने क्या किया ना, वहां के लोगों ने तकरीबन 1400 डॉल्फिन को वहां पे मरने की खबर आई है, 1400 डॉल्फिन मार डाली है। और किस वजह से, केवल गिरिंडा ट्रैप की वजह से। अब गिरिंडा ट्रैप क्या होता है, गिरिंडा ट्रैप उनको कहते हैं जो लोग हंटिंग करते हैं डॉल्फिन्स की, वेल्स की। तो इस पूरी क्रिया को, हंट करना डॉल्फिन्स और वेल्स को, गिरिंडा ट्रैप कहते हैं। तो गिरिंडा ट्रैप के चलते फोरियो आइलैंड में तकरीबन 1400 डॉल्फिन्स को मार दिया गया। अब ये है वहां पे भी गैर कानूनी है, ऐसी बात नहीं कि वहां पे कानूनी है, लेकिन वहां पे आज से नहीं, पिछले कई सालों से मारी जा रही है, ये भी पता पड़ा है। और काफी इन्वायरमेंटलिस्ट हुए, या जो ऐसे लोग हैं जो एनिमल एक्टिविस्ट हैं, वो लोग इस पे बहुत चिंता जता रहे हैं। एक नेक्स्ट न्यूज आई स्पेस एक्स को लेके, कि स्पेस एक्स ने 4 एमेच्योर्स को, मतलब जो लोग एस्ट्रोनॉट्स नहीं है बाय द वे, ऐसे 4 लोगों को प्राइवेट अर्थ साइकिलिंग ट्रिप पे भेज दिया है, कि उन लोगों ने भेजा है वो अर्थ का पूरा ट्रिप लगा के और वापस लौट के आएंगे।
तो इसमें 2 लोग ऐसे हैं जो स्पेस एक्स के द्वारा एक कंपटीशन में चुने गए हैं, और 2 लोग ऐसे हैं जो वॉलंटियरली भेजे गए हैं। तो दैट्स ऑल, बस एक छोटी सी न्यूज़ थी। एक नेक्स्ट न्यूज़ है चारधाम यात्रा को लेके, कि चारधाम यात्रा जिसमें कोविड को लेकर पिछले 1.5 साल से बैन चल रहे थे, उसको दोबारा से शुरू किया जा रहा है, और 16 सितंबर से चारधाम यात्रा इंडिया में शुरू हो जाएगी। और जो हर इंसान को जो चारधाम यात्रा जाएगा उसको अपना कोविड सर्टिफिकेट लेके जाना जरूरी है, उसको दोनों डोजेस लगे होना जरूरी है। बट इस पे बैन हट गया है और ये दोबारा शुरू कर दी गई है। अब एक वो आया है वर्ल्ड ओजोन डे को लेकर, कि 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे 2021 मनाया गया। अब इसमें क्या है ना, वर्ल्ड ओजोन डे की बात करें तो हम जानते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1989 में, जो कनाडा में हुआ था। तो उस पर साइन किए थे जब हम लोगों को पता पड़ा था कि अटलांटिक के पास में ओजोन में छेद हो गया है। तो उसके बाद में सब लोगों ने कहा था कि हाँ, ओजोन को प्रोटेक्ट करना है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हम लोगों ने कहा था CFC उत्सर्जन कम करेंगे, पन्नियों को कम जलाएंगे, प्लास्टिक वेस्ट कम फैलाएंगे, इन सब चीजों पर बात हुई थी। वहीं हम देखते हैं किगाली एग्रीमेंट भी हुआ था जो 1989 में ही हुआ था। उसमें जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, जो HFCs हैं, उनको कम करने के लिए हुआ था कि इससे भी ओजोन, वो किगाली भी ओजोन से ही संबंधित है और मॉन्ट्रियल भी ओजोन से ही संबंधित है, दोनों ही। और वहीं हम देखते हैं ना कि ओजोन की बात करें तो जो जमीन से तकरीबन 20 से 30 किलोमीटर ऊपर ओजोन परत पाई जाती है, जो स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल में पाई जाती है। जो अलग अलग प्रकार की जो पराबैंगनी किरणें, रेडियो एक्टिव जो रेस है वो सूरज से आती है, उनको अपने धरती पे नहीं आने देती। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं तो एक एडिटोरियल आया है, ये ग्रोथ को लेकर। ये देखो, हम लोगों ने देखा ना Q1 में इंडिया की जो ग्रोथ है वो तकरीबन 20.1% रही। बट ऐसी ही ग्रोथ बनाए रखना जरूरी है। अगर इसी लेवल से, जिस हिसाब से ग्रोथ हुई है Q1 में, अगर ऐसी ही ग्रोथ बनी रही तो इंडिया तकरीबन 7.2% से अगली साल ग्रोथ करेगा Q1 में। और 7.2% ग्रोथ अगर GDP की कहा जाए तो एक अच्छी ग्रोथ है, और जो कि होनी चाहिए। तो ये ग्रोथ बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए इंडिया को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी। बट हम ये जानते हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तब तक नहीं बढ़ती जब तक लोग, देखो प्राइवेट आदमी तो तभी पैसा लगाएगा ना जब उसका मार्केट से पैसा निकल रहा हो। सर, और मार्केट में कोविड की वजह से सेंटिमेंट्स ऐसे हो चुके हैं, लोगों को पता है कि हम पैसे लगा रहे हैं, डूब जा रहे हैं, फंस जा रहे हैं। तो सिक्योरिटी देना कि तुम्हारे पैसे निकल आएंगे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना जरूरी है। ग्लोबल जो स्ट्रेटजीज है उनको बनाना जरूरी है, जिससे ग्लोबली लेवल पे ट्रेड को ऑन किया जा सके और ट्रेड को बढ़ावा दिया जा सके। दूसरे देश, सारे देश एक दूसरे से मिलकर काम करें, एक साथ में मिलकर काम करें कि ग्लोबल ट्रेड जो रुक गया है उसको कैसे खोला जाना चाहिए। वहीं हम बात करें ना कि देखो, जिस राज्य का बड़ा रूल है, देखो हम जानते हैं राज्यों का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, और जिस राज्य, जो बड़े बड़े राज्य उनका तो बहुत ही ज्यादा रोल हो जाता है। तो सीधी सी बात है, केंद्र सरकार इसको अकेले नहीं कर सकती, इन सब में राज्यों का बहुत बड़ा रोल है और राज्यों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। चाहे हम बात करें ना, ये जो इकोनॉमी डूबी किस वजह से, लो लेवल जो वेजेस वर्कर्स हैं उन लोगों की जॉब चली गई तो उनके पास में रुपए नहीं आ पा रहा, रुपए नहीं आएगा तो वो खर्च नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है फैक्ट्रियों में बनना कम हो जाएंगे, तो उससे इवेंचुअली और लोगों को निकाल दिया जाएगा। इसको बेड साइकिल ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। और इसी वजह से इकोनॉमी रिवाइव करने के लिए हमें उन मिनिमम वेजेस को, या वो जो कम लोग कमाते हैं, कम पैसे कमाते हैं, उन वेजेस वर्कर्स को सिक्योरिटी देना जरूरी है, सस्टेनेबिलिटी बढ़ाना जरूरी है। हमें इकोनॉमिकल रिवाइव की जरूरत है, तो हमें उन लोगों को एक एस्पायरिंग पैटर्न की जरूरत है जो सस्टेनेबल तरीके से काम करे, और जो केंद्र और राज्य सरकार दोनों को मिलकर बनाना पड़ेगा, तभी हमारी इकोनॉमी रिवाइव हो सकती है। तो दैट्स ऑल, यही सब लिखा हुआ था इस एडिटोरियल। अब एक अगले एडिटोरियल की बात करते हैं जो आया है ई श्रम स्कीम को लेकर। अब ये क्या है ना, देखो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, अभी तक उसका कोई डाटा नहीं रखती सरकार, बहुत ज्यादा डाटा नहीं है। लेकिन अभी सरकार ने घोषणा की है कि सरकार एक ई श्रम पोर्टल बनाएगी, ई श्रम स्कीम लेके आ रही है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं उनका डेटाबेस बनाया जाएगा। अब ये कौन बना रही है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा ये सब बनाया जा रहा है। वहीं हम बात करें ना कि इससे क्या होगा, इससे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों का भी पता पड़ सकेगा, उनको फायदा पहुंचाया जा सकेगा, सरकारी स्कीम्स का डायरेक्ट फायदा पहुंचाया जा सकेगा। तकरीबन 38 करोड़ ऐसे लोग हैं जो टोटल वर्कफोर्स का 90% हो जाते हैं, वो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हम जानते हैं कोई नियम कानून ज्यादा फॉलो नहीं किए जाते,
ज्यादा जॉब से लोगों को ऐसे ही निकाल दिया जाता है, कुछ नियम फॉलो नहीं किए जाते, लो वेजेस दिए जाते हैं, काम ज्यादा कराया जाता है, वेकेशन छुट्टियां चाहिए उनको, इसेंशियल छुट्टियां तक नहीं दी जाती लोगों को, उनको जॉब सिक्योरिटी ही नहीं है। तो इन सब की मॉनिटरिंग के लिए तुम्हारे देश की 90% वर्कफोर्स किस में काम कर रही है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। और उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है कौन कहाँ काम कर रहा है, सरकार को उसके पास में कोई डाटा ही नहीं है उन लोगों का। तो इस डाटा को बनाए रखने के लिए ई श्रम पोर्टल बनाया जा रहा है। बाय द वे, ई श्रम पोर्टल ऐसा नहीं है कि सरकार ने, सब लोगों ने सोचा कि हाँ ये स्कीम निकालते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए और निकाल दी। सुप्रीम कोर्ट से जाने कितनी बार फटकार पड़ चुकी है सरकार को इसको लेके, और जाने कितने ट्रिब्यूनल्स तक से फटकार पड़ चुकी है, तब अब जाके सरकार इस स्कीम को लॉन्च कर रही है। अब इसमें क्या होगा ना, सभी का तो रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा, और अगर मान लो कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई काम करता है, जो दुर्घटना में मर जाता है, तो उसके परिवार वालों को 2 लाख, या दुर्घटना में कोई दिव्यांग हो जाता है, किसी अपंगता आ जाती है किसी प्रकार की, तो उनके परिवारों को 1 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिया जाएगा। वहीं एक डाटा सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है इस पे, क्योंकि जब ई श्रम पोर्टल बनेगा ना, तो उस पे सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों का डाटा होगा, और उस डाटा को सिक्योर रखना बहुत जरूरी है, डाटा सिक्योरिटी, क्योंकि डाटा का बहुत गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो जटिल तो काफी है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को पहचानोगे कैसे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को डिफाइन कैसे करोगे, उसको पहचानोगे कैसे कि क्या हम इसको सुन रहे हैं, सही आदमी है कि नहीं है। इसके लिए सेंटर को राज्य सरकारों से, स्थानीय गवर्नमेंट जैसे हम देखते हैं नगर पालिकाएं हुई, पंचायत हुई, इनसे मिलके, या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हुए, एनजीओ हुए, सबको मिलके, सबको लेके चलना पड़ेगा, तब जाके हम सही डाटा निकाल पाएंगे। ई श्रम क्या है ना, ई श्रम में वह लोग भी आ जाएंगे जो सरकार को अभी तक दिखते नहीं है। इस एडिटोरियल में लिखा हुआ है कि अभी तक सरकार ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया कि ये तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, ये हमारे क्षेत्राधिकार के बाहर है, ये तो अपनी ही जाने, हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। तो वो लोग दिखना शुरू हो जाएंगे सरकार को, और जब वो लोग दिखना शुरू हो जाएंगे तो सरकार की स्कीमों का उनको फायदा मिलना भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास में जब तक डाटा नहीं होगा तब तक हम ऐसे लोगों के लिए कोई एक अच्छी स्कीम भी नहीं बना सकते, जिस वजह से वो लोग हमेशा और हमेशा गरीबी में जीते रहते हैं। और कम से कम गरीबी अमीरी वाली बात अलग है, कम से कम उन लोगों को जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए उन लोगों का, उन लोगों को लिवलीहुड के लिए कम से कम जो मिनिमम वेजेस है वो मिलने चाहिए। और ये सब तभी होगा जब ई श्रम पोर्टल के तहत उन लोगों का डाटाबेस सरकार के पास में पहुंचेगा जिनका अभी तक नहीं है। तो अब हम बात करें कि 16 और 17 सितंबर की, तो यही न्यूज थी जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी थी।